अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि अपोजिशन ने मुनक़िद की है, उसके हवाले से इससे पहले भी मुसलसल इस पर नज़र रखे हुए थे और आप तबसरे और तज्ज़िये देख रहे थे। साथ साथ जो हैपनिंग्स हैं वो भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और अभी ताज़ा खबर जैसे कि आपने जान ही ली है कि एक वक्फे के बाद दोबारा से APC शुरू हो चुकी है। तकारीर अब तमाम अहम सरकर्दा रहनुमाओं ने कर ली हैं और अब अगर हम देखें तो तजावीज़ पे गौर हो रहा है कि अब एग्जैक्टली लाहेअमल स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए हुकूमत के अगेंस्ट और कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो भी हम आपके साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन देखना यही है कि आखिरकार एक मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल पर अपोजिशन के जो तमाम रहनुमा हैं वो पहुँच पाएंगे या नहीं। बहरहाल जहाँ तक तकारीर की बात है वो तो बड़ी जानदार की गई हैं और बहुत मानी खेज़ भी हैं, बड़ी अहम भी हैं और सियासत में हलचल भी मचने वाली है इनसे, ये हमें तो अंदाज़ा नज़र आ रहा है। लेकिन उनका सही तबसरा और तज्ज़िया जानेंगे, रिएक्शंस भी लेंगे हुकूमत की तरफ से। तो आप सबको समीना पाशा खुश आमदीद कहती है स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरे साथ मौजूद हैं जी इमरान याकूब खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं। इसके साथ साथ जनाब हमें हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आपको भी नियाज़ी साहब खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद भी हमें मुख्तलिफ मेहमान ट्रांसमिशन में ज्वाइन करते रहेंगे, उनका भी तबसरा और तज्ज़िया हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आपकी तरफ मैं आना चाह रही हूँ। बात तकारीर से कर लें, APC से कर लें, लेकिन बात तो जाहिर है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बहरहाल अपोजिशन आज हमें एक इकट्ठ करने में कामयाब तो नज़र आई है। अब उसमें से निकलता क्या है वो बाद में बात है, लेकिन आपका जो इनिशियल इस पर रद्द अमल है, ख़ास तौर पर जो मियाँ साहब की बीमारी है, बीमार नवाज शरीफ ने आज तकरीर की है, उस पर आपका रद्द अमल क्या है? क्योंकि तकरीर तो उन्होंने जानदार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 12 मिसालों वाली चार्ट तो सुनी थी, लेकिन 12 जमातों की जनाब ये APC जो है वो पहली दफ़ा देखी है। और ये जो 12 जमातें इकट्ठी हुई थी, ये बुनियादी तौर पे अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन जो मैंने इनका नाम दिया था, ये उसका एक इकट्ठ था। और आज जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 1.25 घंटे की तकरीर की है, ये बुनियादी तौर पर अपने भाई शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा सियासत है उसके ऊपर खुद का शामला था। जो शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 5 सालों में इनके साथ किया था, उसका हासिल वसूल आज बाप बेटी दोनों ने, बेगम सफदर अमान साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने मिल मिला के इनको घेर घार के यहाँ पे लेकर आए और इनकी सियासत का बेड़ा गर्क, सत्यानाश और धड़न तख्ता कर दिया। नवाज शरीफ साहब की तकरीर के दरमियान अगर कैमरों का रुख जो है वो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की तरफ होता तो नज़र आता कि तू शाकर आप से आड़ा है, साड़ी शक्ला वेख हालात ना पुछ, साड़ी बूथी वेख हालात ना पुछ के मजदाक चेहरा लटका हुआ था और अटका हुआ था शहबाज शरीफ साहब का। और फिर उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की, वो फायर फाइटर के तौर पे जो आग लगाई थी भाई ने, उसको बुझाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हासिल वसूल अब उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो GT रोड वाली तकरीर हस्बे साबिक नवाज शरीफ साहब ने की है, मुनाफकत की इंतहा थी। आप GHQ के गेट नंबर 2 से वजीर खजाना से वजीर आजम बने तो रामलीला, कोई दूसरे पे इल्जाम आ जाए तो करैक्टर ढीला। आपके भाई और आप जनाब रात को अंधेरे में 24 दफा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिले तो सुभान अल्लाह, किसी दूसरे पे इल्जाम आए तो अस्तगफिरुल्लाह। आप जनाब 2013 में जनरल इशफाक परवेज कियानी के कंधों में बैठ के इक़्तिदार में आए तो माशाअल्लाह, कोई दूसरे पे इल्जाम आए तो जनाब अस्तगफिरुल्लाह, आप करें तो वाह वाह, कोई दूसरे पे इल्जाम आए तो थू थू। मुनाफकत की और झूठ की, और मैं समझता हूं कि हर किस्म का जो फॉल्ट आप कह सकते हैं उसकी इंतहा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी। लेकिन हासिल वसूल मैं समझता हूँ कि शहबाज चौहान साहब ऐसे आप इतना गुस्सा क्यों किए उनकी तकरीर पर? हुकूमत के साथ तो उन्होंने कहा है कि हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, इमरान खान साहब के साथ तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, तो उन्होंने तो उनके तो खिलाफ वो कहते हैं हम है ही नहीं है। आप किस बात पे इतना बुरा? उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब 360 की डिग्री के उल्ट जनाब कहते रहे हैं। उन्होंने तो बिल्कुल उनसे उल्ट बात की ना। जैसा भैंगे की 2 आंखें आपस में नहीं मिलती, इस तरह छोटे और बड़े भाई की तकरीर और उसका स्टैस आपस में नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूं, मैंने कल आपको बता दिया था इस APC का हासिल वसूल 0 जमा 0 माइनस 0 ज़रब 0 ओब्लीग 0 इक्वल टू 0, बस यही है। बाकी तकरीरी मुकाबला है, बस अपनी अपनी तकरीर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जरदारी साहब ने इस बार फिर बड़ी स्मार्ट प्ले किया है। अच्छा, टोटल 4-5 मिनट की मिठी मिठी तकरीर करके
नवाज शरीफ साहब के हवाले किया, उन्हें पता था ये यंग एंग्री बर्ड है, इसने खुद का हमला करना ही करना है, इसने अपनी डी की तरफ गोल करना ही करना है। वही हुआ, अपनी डी की तरफ ही गोल करते रहे। तो खुदा का वास्ता, सब लोग मेरे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन चौहान साहब को जाना है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम आप सबकी इजाजत से चौहान साहब को जरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हुए उनसे फिर बाद में हम इजाजत ले लेंगे। चौहान साहब, लास्टली ये बता दीजिए, अगर ये सब लोग मुत्तफिक हो जाते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये अब कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सड़कों पर आएंगे, कुछ करेंगे, तो तैयार हैं फिर आप लोग? क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? डंडे से काम चलाएंगे, ताकत का इस्तेमाल होगा, या फिर क्या करेंगे आप अगर ये आपके खिलाफ एहतजाज लॉन्च कर देते हैं? समीना साहिबा, कहाँ से इकट्ठे होंगे, किधर से तहरीक चलाएंगे? तहरीक चलाना और चीज़ होती है, मनी लॉन्ड्रिंग करना और चीज़ होती है। तहरीक चलाना और चीज़ होती है, टीटियां बनाना और चीज़ होती है। मौलाना साहब पहले भी तो ले ही आए थे, जाले अकाउंट्स बनाना और चीज़ होते हैं। सुने ना, अभी मेरी पूरी बात सुन लें। तहरीक चलाना और चीज़ होती है, और जनाब आपकी अकरबा परवरी करना और चीज़ होती है। तहरीक चलाना और चीज़ होती है, एआन अली की तरह जनाब खरबों डॉलर की करप्शन करना और चीज़ होती है। तहरीक चलाना और चीज़ होती है, तीफी बट की तरह खरबों डॉलर और खरबों रुपए का सोना जनाब इक़्तिदार के जरिए से, नून लीग के इक़्तिदार के जरिए से बाहर भेजना और चीज़ होती है। इन तिल्लों में तेल नहीं है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, 41 साल, 302, 307 पता नहीं क्या क्या काटा हुआ है। हमें पता है तहरीक क्या होती है। तहरीक चलाने के लिए दिल चाहिए, गोरों की ना कालों की, दुनिया है दिल वालों की। और दिल चाहिए होता है इंसान का, इंसानियत के लिए, माशरे के लिए, मुल्क के लिए। ये तो चोर है, नौसरबाज है, ये तो जनाब सारों की सजाएं होने वाली हैं। आसिफ ज़रदारी तो आपको नहीं लगता है कि कोई तहरीक चलाएंगे? शहबाज शरीफ की सजा भी थोड़े दिनों तक है, ये कौन सी तहरीक चलाएंगे? ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजुल हसन चौहान साहब, आप साथ हैं। आखिर में एक दिलचस्प बात और कह दूं जी। नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि आपने अदालतों में नहीं जाना, आपने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बिल्कुल वैसे ही नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जा तो मैं आया। मतलब है अगर आपने भेजा उन्हें बाहर, पहले हुसैन नवाज को भेजो, पहले हसन नवाज को भेजो, पहले अली डार को भेजो, पहले सुलेमान शहबाज को भेजो, पहले इसहाक डार को भेजो, पहले अली इमरान को भेजो, पहले खुद आओ, आके जनाब जेल भरो तहरीक शुरू करो। ये दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीयत, तहरीकें इस तरह नहीं चलती। खुद लंदन की ठंडी हवाओं में और लोगों को तहरीक चलाओ, नहीं इस तरह नहीं होता। चौहान साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप हमारे साथ रहे, आपने अपना रिएक्शन भी दिया और थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने तो काफ़ी ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं ऑपोजिशन पर, लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपकी तरफ आते हुए आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब आज भी अपने बयानिए के साथ उसी तरह खड़े जैसे हमें वो उस वक्त नज़र आए थे जब 28 जुलाई का फैसला उनके अगेंस्ट आया था? आज भी उनमें वही मिजाज में, उनके अल्फाज में, चुनाव में, हर चीज़ में वही आपको चीज़ नज़र आ रही है कि वो अपने बयानी के साथ आज भी वैसे ही खड़े हैं? भले बीच में कैदोबंद भी रहा, बीमारी रही, जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो वहाँ खड़े हैं। आयशा, मेरा ख्याल में आपने खुद ही अपने इंटरव्यू में बताया है कि आज की तकरीर जो है, सॉरी समीना जी, आज की तकरीर में जो है जो क्लैरिटी थी और जो पंच था वो बड़ा ही आपने उसको खुद एक फ़िक्रे में समो दिया है। देखिए जी, नवाज शरीफ की आज की तकरीर मैं समझता हूँ कि बड़ी तारीखी तकरीर थी। इससे इख्तिलाफ किया जा सकता है, यानी कि इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग भी हैं। आखिर जिन्होंने काफ लीग बनाई थी या जो पिछले 2-4 सालों में जौक दर जौक एक पार्टी से उठ के और एक मुंडेर से उठ के दूसरी मुंडेर में जाकर बैठे थे, तो उसमें यह था कि उनका बयानिया फ़र्क था। वो पाकिस्तान में जमहूरियत के अंदर भी एक ख़ास किस्म का सिस्टम जो पसंद फरमाते हैं। इनफैक्ट आज नवाज शरीफ की तकरीर जो थी वो मेरे नज़दीक, जो मेरा मुतालबा था उनसे हमेशा कि आपने इलेक्शन से पहले वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया और आपकी बात पे आमन्ना और सदकना कह के 1 करोड़ 30 लाख बंदों ने आपको वोट दिया। आज मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने कम अज़ कम इस तकरीर के ज़रिए उनको बताया कि वो उसी तरीके से कायम है और आज उन्होंने उनको ना सिर्फ उन लोगों की पिजराई की है बल्कि उनकी इज़्ज़त अफजाई की है। और ये इज़्ज़त जो है नवाज शरीफ साहब से भी ड्यू थी जो उन्होंने दे दिया है। दूसरी बात जिसकी कहना चाहिए कि जब मैंने तकरीर सुनी या नशर हुई तो एकदम मुझे नहीं पता था उसका बैकग्राउंड, लेकिन मेरी हैरत जो है मैं हैरान हुआ कि क्योंकि चंद दिनों से हुकूमत के और मुख्तलिफ हलकों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कल शहजाद अकबर साहब ने और
शिबली फराज साहब ने ये कहा था कि हम ये नशर नहीं होने देंगे और पैमरा के फलां रूल्स, और चूंकि ये भगोड़े और चूंकि ये फलाने और फलां हैं, कतई नज़र के उनका 4-5 साल से बेईमाना तरीके से जो मीडिया ट्रायल हो रहा है उसको एक तरफ रखें और जो उनकी जो कुछ हो चुका है। लेकिन जो मैं बड़ा खुश हुआ कि जो हुकूमत है उसको मैं अप्रिशिएट कर ही रहा था और बल्कि किया कि उन्होंने एक अच्छा कदम किया है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि शहबाज गिल साहब ने बाद के आने वाले में बताया कि ये सारा बदनीयती पे मबनी था, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब हम सारे इस बात में मुतफिक थे कि नवाज शरीफ साहब की स्पीच जो है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए, तो वजीर आजम साहब तक जब ये पहुंची बात, उन्होंने कहा नहीं, चूंकि वो झूठ बोलेगा, चूंकि वो जो है लेकिन इवेंचुअली चले उन्होंने आपके ख्याल से एक बेहतर फैसला किया कि आने दिया। एक छोटा सा वक्फा लेना है, साहब की तरफ भी जाएंगे। आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा अजान के लिए, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, अभी तक जारी है। एलामिया क्या उसका होगा, क्या उसमें स्ट्रेटजी तय की जाएगी, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब कोई जॉइंट एलामिया या तो बाहर आएगा या फिर आके कोई गुफ्तगू की जाएगी। बहरहाल देखते हैं वो क्या होगा। लेकिन अभी तक जो मुख्तलिफ तकारीर हुई हैं उसके हवाले से भी हमने गुफ्तगू किया है। आमिर लियाकत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं, इमरान साहब मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हुए, आज की इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से हुकूमत पे कोई प्रेशर हुआ है? आपको कोई फील प्रेशर हो रहा है कि जी एक सब इकट्ठे हो गए हैं तो हमारे अगेंस्ट कोई अलायंस बनने जा रहा है, किसी किस्म की कोई परेशानी? कैसे आपने इसको परसीव किया? आज का दिन अच्छा गुजरा, क्योंकि वो इतवार को टेलीविज़न पर अच्छे प्रोग्राम देखने को नहीं मिलते, तो आज अच्छे प्रोग्राम मिले, अच्छी तकरीरें देखी हैं। मतलब ये कि टाइम गुजर गया, टाइम पास हो गया आज का। और अच्छा। मियाँ साहब की जब तकरीर आ रही थी तो उसमें जो देख कर ही लग रहा था कि वो कहना चाह रहे हैं कि तेरे बग़ैर किसी सूरत गुजारा मुमकिन नहीं, उसे ये बात बताने से बात बिगड़ी है। तो जिसके बग़ैर गुजारा नहीं उसका वो ज़िक्र कर रहे थे। लेकिन वो जो 3 दफ़ा जो उनको लेकर आए हैं वो तीसरी तलाक़ दे चुके हैं और अब हलाले का भी कोई रास्ता नहीं है, मियाँ साहब से कोई हलाला करने को भी तैयार नहीं। तो वो एक दिल की दुखापन था उनका और वो उसका ज़िक्र कर रहे थे। मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि एक दिन पहले पुरस्कार तौर पर अचानक ट्विटर अकाउंट का बनना, ट्विटर अकाउंट बनने के बाद अचानक मुतहर्रिक होना, ये इस बात की दलील है जो मैं शेख रशीद साहब के शायद आपको बयान को याद दिलाने की कोशिश करूँ। शेख रशीद साहब ने कहा था बहुत जल्द इसमें से शीन अलग होने वाली है। अच्छा। तो शीन अलग होने वाली है, इस शीन को अलग, जी हाँ बिल्कुल। वो आज नज़र भी आ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब किसी और डायरेक्शन में बात कर रहे थे, मियाँ साहब किसी और डायरेक्शन में बात कर रहे थे। तो इससे पहले उन्होंने अब ट्विटर अकाउंट में बना लिया। और अगर आप उसमें ट्विटर अकाउंट में प्रोफाइल में देखें तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ब्रैकेट में नवाज़। इनको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब ब्रैकेट में नवाज़ लिखा है तो इसका मतलब ब्रैकेट में शहबाज भी आने वाला है। तो उस शहबाज को आने से पहले हमेशा ही लिखा जाता है ब्रैकेट में लिख दिया नवाज़। वो तो हमेशा ही जब भी PMLN की बात होती है ना, लेकिन नवाज शरीफ साहब कभी खुद नहीं कहते, वो हमेशा कहते पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उनकी तकारीर उठा लिया, जितनी तकारीर है उन्होंने कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कहा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं कहा, खुद नहीं कहा उन्होंने कभी। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा। लोग कहते हैं उसको नवाज़ या एन उसको कहकर, और चूँकि वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी है। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा नवाज़ लिखा है अपने प्रोफाइल में। देखिए ना, अब मैं अगर मेरा प्रोफाइल है, मेरी मुस्लिम लीग है या मैं उसका सरबराह हूँ, तो मुझे ब्रैकेट में नवाज़ लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं जब लिख रहा हूँ नवाज शरीफ MNS मियाँ नवाज शरीफ, तो मैं हूँ ना नवाज शरीफ, तो अब मैं उसके बाद ब्रैकेट में भी नवाज लिखूँ, तो क्यों बताने की ज़रूरत है? ये तो आपने बड़ी बारीक सी इंटरप्रिटेशन निकाली है वैसे। लेकिन ये तो बारीक चलें कर लें आप बात कपीर जी। मैं बस ये नहीं, आप सवाल पूछ लीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है जो इनका आपस में एक अदम एतमाद था सबका, और जिस तरह से पहले हमने देखा कि पहले भी APCs में जो ये डिसाइड किया था इन्होंने, वो हमें उसका कोई कामयाबी उस तरह से नज़र नहीं आई। इस APC में आपको लगता है सारे एक साथ ही हैं? भले आप देखते हैं डिक्लेरेशन में क्या निकालते हैं स्ट्रेटेजी।
देखिए डिक्लेरेशन भी हो जो भी कुछ भी, देखिए हफीज़ुल्लाह साहब हमारे बड़े उस्ताद मोहतरम, हमारे बहुत बड़े, और वो जिस नज़रिए से देखेंगे उनका एक नज़रिया और देखने का तरीक़ा, अब वो एक तज्ज़ियाकार की सूरत में होगा। इमरान याकूब भाई भी एक तज्ज़ियाकार की सूरत में देखेंगे। मेरी राय आपको पता है कि तज्ज़ियाकार की तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बटी भी होगी। मैं एक पार्टी की तर्जुमानी भी करता हूँ, तो मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि मुझे जो दिखता है एक तज्ज़ियाकार की हैसियत से, मैं वो भी बता देता हूँ, तज्ज़ियाकार की हैसियत से दिखता है कि ये बहुत अच्छी नशिस्त हुई है, बहुत अच्छा हुआ ये इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, मॉरली वीक थे, एक जगह पर आ गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक पार्टी के कारकुन की हैसियत से मैं आपको वल्लाह कह रहा हूँ कि इन तकारीर से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। देखिए तब्दीली आएगी तो असम्बली में आएगी, असम्बली में नंबर गेम की अहमियत होती है, ये बात आप याद रखें। कुछ भी हो जाए नंबर गेम की अहमियत हो, आप कुछ भी कर लें, जितनी तकरीरें कर लें, अगर आप जमहूरी तरीके से तब्दीली लाना चाहते हैं, जो कि आप तकारीर में ज़ोर शोर से कह रहे हैं, हम कोई तीसरा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हम किसी तीसरे को आने नहीं देंगे, अगर आप बाकायदा जमहूरी तरीके से तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर तो भूल जाएं, इमरान खान अभी अपना वक्त गुजारेगा, 5 साल उसके पास हैं, वो साहब नहीं हटा सकते। ठीक, तो कोई आपको इस वक्त टेंशन नहीं है जी, हुकूमत कह रही है रिलैक्स हैं, लेकिन इमरान साहब क्या ऐसा समझते हैं या नहीं उनसे जानते हैं। इमरान साहब, चूँकि पहले मियाँ साहब की तकरीर के हवाले से बात हो रही है, तो मैं पहला कमेंट आपसे भी इसी हवाले से लूँगी। हफीजुर नियाज़ी साहब ने इसे तारीखी तकरीर का है, आमिर लियाकत हुसैन कह रहे हैं ये तो बस एक भड़ास थी जो उन्होंने निकाली है, दुख अपना रोया है। आप इस तकरीर को क्या अल्फाज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ की जो आज की तकरीर है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने उस इमेज को जो उन्होंने पिछले कुछ अरसे से बनाया कि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासी लीडर हैं, उन्होंने उस इमेज को दोबारा से एक दफ़ा ज़िंदा करने की कोशिश की है। उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडर हैं। फिर उनका ये कहना इस तकरीर में कि मेरा मुकाबला तो इमरान खान से या उनकी हुकूमत से है ही नहीं, तो ये भी वो अपने ये कहना चाहते हैं कि उनका मुकाबला सियासी जमातों से, बल्कि उनका मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से है। अब ये ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो मेरे नज़दीक ये इसकी वजह बुनियादी ये है कि वो शायद अब ये समझते हैं कि उनके लिए अभी फौरी तौर पे सियासत में कोई रास्ता नहीं है, पाकिस्तानी सियासत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, या पाकिस्तानी सियासत में उन्हें ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी जा रही, इसलिए उन्होंने ये एग्रेसिव मोड इख्तियार किया है। क्योंकि पहले जिस तरह से वो बाहर गए थे और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई थी, उसके मुताबिक तो मरियम नवाज को भी बाहर चले जाना चाहिए था, उसके मुताबिक तो बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी। अब अगर वो चीज़ें नहीं हुई, उसके भी 2 पहलू हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं हुई क्योंकि उन्होंने उन शराइत पर पूरी तरह अमल नहीं किया था, जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि नहीं, मियाँ नवाज शरीफ तो चले गए थे, दूसरे फरीक ने वायोलेशन की। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि आज उन्होंने अपना वो तासुर कायम करने की कोशिश की है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक। अच्छा, लेकिन एक चीज़ पे बड़ी मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाहूँगी, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ एक पेज पर हैं, लेकिन आज फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो ज़रा इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते नज़र आए। शहबाज शरीफ साहब ने ज़रा गवर्नमेंट पे ही हाथ रखा तगड़ा वाला। तो आपको लग रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर हो रही होगी तो शहबाज शरीफ साहब अंदर से परेशान हो रहे होंगे कि वो ये क्या बोलते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ज़ाती तौर पे अब भी ये समझता हूँ कि वो दोनों एक ही पेज पे हैं। प्रॉब्लम क्या है, शहबाज शरीफ और वो खेल रहे थे बैड कॉप। अब अगर उनको वो मामला उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई, अब आप देखें ना, शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में शुरू में पहले नवाज शरीफ की तकरीर की तारीफ़ की है, उन्होंने कहा जी उन्होंने बड़ा अच्छा ये किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें तय होती हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये कह दूं कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत दफ़ा हुआ है कि भाई भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अभी मेरे ज़ाती राय ये है कि अभी मुस्लिम लीग नून में मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे नून और शीन का कोई मामला हो जाए। अच्छा, क्योंकि अगर ये डिवीजन होना होती तो बहुत पहले हो गई होती। ठीक, चले इसी मौके पे जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। भट्टी साहब, कैसी तकरीर थी? आपको लग रहा है कि कोई परेशानी बना दिया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए या जनरली अपने लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके तकरीर के कुछ पहलुओं से तो मैं यकीनन इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आज उन्होंने खुदकश हमला किया है। अच्छा, जैसे किसी को ट्रेन करे ना जाके वाना में तो आके लाहौर फट जाए, किसी पार्क में, रेस कोर्स में, वो किया।
गुजारिश ये है कि जो जो उन्होंने गुफ्तगू की, मुझे लगता है उन्होंने आप बीती सुनाई है। इन्होंने फौजियों को बुरा कहा, कहना इनका हक है। इन्होंने ये नहीं बताया कि 2084 का इलेक्शन रेफरेंडम के पैसे मैंने दिए थे। इन्होंने ये नहीं बताया कि जनानी को कौन सा तोहफा देके जमहूरियत की सीढ़ी पे चढ़े थे। इन्होंने ये नहीं बताया कि बेनज़ीर के ऊपर पम्फलेट वायात इन्होंने फेंके थे। इन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने एक जमहूरी आसफ अली जरदारी की ज़बान काटी थी। इन्होंने ये नहीं बताया, मेरे मोहतरम ने आजकल जजों का बड़ा एहतराम कर रहे हैं, मेरे नोने मोने लाल टमाटर जैसे बीमार मुजरम नवाज शरीफ साहब के जनाबे वाला, आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमले के लिए कितने पैसे लगाए थे और किस किस को भेजा था। आज इन्हें अदलिया अच्छी लग रही है या कुछ अदलिया बुरी लग रही है। पहले कह रहे थे 5 जजों को बाहर फेंके, अब कहते हैं फायद ईसा बड़ा पसंद है और जस्टिस कयूम खुद 12 अपॉइंट कराए। तो आज की तकरीर मेरे ख्याल में मियाँ साहब अगर इमरान खान तक रहते और ये कहते कि धांधली हुई है, करप्शन वन साइडेड है, इसमें बहुत ज़्यादा वेट होना था। जब उन्होंने खुद फरमा दिया कि मेरा इमरान खान के साथ मुकाबला ही नहीं, इसका मतलब है वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक महाज बना लिया उन्होंने। और आने वाले दिनों में मेरा पिछले हफ्ते मेरी इतला के मुताबिक मतलब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की डिटेल मुलाकात हुई, जिनके बारे में बगावत या मुखालफत आज मोहतरम नवाज शरीफ ने की, और ये आने वाले दिनों में शायद सेकंड अल्ताफ हुसैन के करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा। लेकिन भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है, ये तकरीर करके, ये एपीसी करके हुकूमत के लिए इन्होंने ऑक्सीजन फ्राहम कर दी है या फिर हुकूमत के लिए कोई शिकंजा कस ली है? हुकूमत तो बेचारी अपने पाँव पे है ही नहीं। अच्छा। हुकूमत बेचारी को गिराने के लिए इमरान खान के नादान दोस्त इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, करप्शन में, नाअहली में, इख्तियारात से तजावज़ में। आज इमरान नवाज शरीफ ने, मेरा ख्याल है जो शहबाज शरीफ ने 2 साल में ग्राउंड बनाई थी ना, उसके ऊपर पानी फेंक दिया और अब इस ग्राउंड पे मैच नहीं हो सकता, दमादम मस्त कलंदर होगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ होगी इलामिया क्या करते हैं, क्या रिजाइन देते हैं या रेगुलर मूवमेंट चलाने का करते हैं। अगर तीनों जमातें नून लीग पीपल्स पार्टी में लाना तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये खुद बैसाखियों पे खड़ी है। जिन्होंने इनको खड़ा किया वो साइड पे हुए, तो इमरान खान जैसे लाहौर जलसे में गिरे थे ना, वैसे हुकूमत गिरी। अच्छा भट्टी साहब, आज की जो ये तकरीर हुई है मियां नवाज शरीफ की, उस तकरीर के बाद क्या आप समझते हैं कि वो बैसाखियां साइड पे हो जाएंगी? उन्होंने खुद बैसाखियों को नीचे और थोड़ा सा सहारा दे दिया। यही तो सवाल था कि आपने उन्होंने लेंटर डाल दिया, उसमें सपोर्ट दे दिया। मेरे ख्याल में वो एक नामुनासिब है, क्योंकि ये तकरीर वो करता असगर खान जैसा करता जिसने सारी उम्र फौज से कोई फेवर नहीं ली, जो हमेशा अपने कंधों पे इलेक्शन लड़के आया। 2097 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब इत्तेफाक नहीं ले रहे। मेरी और इनकी उससे 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे गारंटी दे दी गई है इतने सीटें मिलेंगी। यार क्या गो हमको बेवकूफ़ समझते हो? ठीक। तो मार्शल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं आना चाहिए सियासत में। इस पॉइंट में हाँ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग ये इंपॉर्टेंट भी जाहिर है, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एपीसी के डिक्लेरेशन का सबको इंतज़ार है, एलामिया में क्या ऐलान होता है सब जानना चाहते हैं। जैसे ही ये सामने आता है आपसे बात करेंगे, लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं ओवरऑल जो तकारीर हुई हैं, जो मूड नज़र आया अपोजिशन का, क्या असरात होने जा रहे हैं उसके हवाले से फिजुल्लाह न्याज़ी साहब आपकी तरफ आते हुए, भट्टी साहब ने जो अभी सारा अहाता किया है ना नवाज शरीफ साहब की तकरीर का भी और फिर ओवरऑल उनके एक सियासी पस मंज़र के हवाले से, मैं थोड़ा सा वो आपकी तरफ लेके आना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने उनकी तकरीर को बड़ा तारीखी करार दिया, बड़ा नज़रियाती और बड़ा इनकलाबी करार दिया था। आपको क्या लगता है सर, अगर वो खुद वापस आके उसके बाद अपने जो पुराना उनका एक माजी है उनके साथ उसका लगेज है उसको उस पर माफ़ी मांग के फिर आगे से अपनी तहरीक का ऐलान करते, वो ज़्यादा बेहतर ना होता, बजाय इसके कि वो बीमारी का कह के वहाँ बैठे हैं और उसके साथ वो फिर जो है वो आके वहाँ पर इनकलाबी सियासत के दावे करें? असल में आपने जो है मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त जिनके मैं दिल के अत्ता गहराइयों से एहतराम करता हूँ, और भट्टी साहब तो हमारे बहुत ही अजीज़ भाई हैं, तो ज़ाहिर है मुझे पता है इनका एक नुक्ता नज़र इख्तिलाफी है और बड़ा असूली है, मैं उसकी एहतराम करता हूँ। मेरा भी नुक्ता नज़र एक अलहदा से है। देखें जी, पहली बात तो यह है कि जब आप
एक चीज़ से निकल के और उसको कॉन्टेस्ट करते हैं तो मेरे नज़दीक वो माफ़ी होती है। भट्टी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब फौज की नर्सियाँ पैदा हुए। अगर वो 93 के अंदर फौज के खिलाफ ना खड़े होते या एस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी, शाह खान वगैरह और असलम बेग और बाद में जनरल जंजुआ आए थे, वो ठोक बजा के ना खड़े होते तो वो भी तारीख में सियासत के डस्टबिन में पड़े होते। बैन ही ऐसे जैसे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने 1966 में अयूब खान के खिलाफ खम ठोक के आए, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खम ठोक के आए तो उनको पिजराई मिली। मेरे लिए एक और यहाँ लम्हा फिक्री है, ज़िमनी बात है कि इस मुल्क में, और मैं कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ और मुख्तलिफ दोस्तों के पास भी जब हाजिर हुआ तो यही कहा है कि इस मुल्क के अंदर इस बात को स्टडी करनी होगी कि इस मुल्क में जो भी एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाता है या उसके सामने खड़ा होता है तो वो लोग जो कि एस्टेब्लिशमेंट को दिल की गहराइयों से चाहते हैं पाकिस्तान में, खुद पंजाब के, चाहे भुट्टो साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इफ्तिखार हुसैन चौधरी हो, चौधरी इफ्तिखार हो, इन सारों को, और फिर नवाज शरीफ को 2018 का बयानिया, इनको बड़ी इज्जत मिलती है। दूसरी बात है कि मैं एक करेक्शन करता हूं, हम सियासत की गहमा गहमी में और शोर-ओ-गुबा में और वावेला में, जी मुझे थोड़ा सा मुझे बात को मुकम्मल करने देंगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्यों मैं एक आधा मिनट बोलता हूँ तो आप करते हैं। अभी तक 1 घंटे में मैं सिर्फ 1 मिनट बोल सकूँ, अगर नहीं चाहे आपको तो बेशक ना बुलवाएं, लेकिन मुझे बात मुकम्मल नहीं कर सक रहा तो मेरे को फायदा नहीं है बैठने का। तो मैं जरा पहले तो तारीखी तौर पर चूंकि हर जगह पे एक शोर मचा हुआ है उसको प्रोस्पेक्टिव ठीक कर लें। भट्टी साहब को बिल्कुल मैं याद दिलाता हूँ कि ये जो छांगा मांगा था या बेनज़ीर के पम्फलेट्स थे या जो अजान बज रहा है या ये सारा था, ये एक मिडनाइट जैकल ऑपरेशन हुआ था जो कि एक बड़ा ऑर्गेनाइज था। नवाज शरीफ उसमें से एक वन ऑफ द कैरेक्टर तो था, होलसम नवाज शरीफ नहीं था, होलसम कुछ और था, उसमें बात नहीं होगी। मुझे ये जरूर कहना है कि नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो बेसिकली उसका जवाब देना चाहिए था। उसके अंदर बेशुमार सवालात है, अगर वो झूठ है, मशी पाकिस्तान नहीं टूटा तो बता दे, या उसके ऊपर रिपोर्ट बनी है, उसके ऊपर तहकीक हुई है और कोई रिजल्ट निकला तो बता दे। अगर नवाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमतों को गिराया जाता है, बनाया जाता है, इमरान खान साहब यही कहते हैं कि एक अंपायर ने मुझे भेजा है, तो इसका जवाब नहीं देता, इसका जवाब मिलना चाहिए। अगर उन्होंने ये कहा है कि जी बनी गाला का घर गैर कानूनी तौर बना हुआ है, या क्या कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के तहरीक इंसाफ के ऊपर फैसले नहीं हो रहे, या और बाकी भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले नहीं हो रहे, या उनके जो बेशुमार सवाल उनकी तकरीर के अंदर, ठीक है कि उन्हें अपने बयानिए को, जैसे इमरान साहब ने कहा कि बयानियों को उन्होंने सिर्फ दोहराया है, बल्कि मैं समझ दोहराया नहीं है, उसको फोर्टिफाई किया, उसमें के अंदर एक नई जान डाली है, नई जहद दी है। लेकिन इस बयानिए ने पाकिस्तान में हल्का मचाना। और आखिरी बात यह है कि नवाज शरीफ की तकरीर के अंदर जो अहम बात मेरे लिए थी कि वो इमरान खान की हुकूमत को नहीं हटाना चाहते, ये बड़ा अहम नुकता है। और ना इमरान खान से कभी लड़ाई है, उन्हें कहा ये एक मोहरा है और इस मोहरे के साथ उसी तरह डील करेंगे जैसे मोहरों के साथ करते हैं। बिल्कुल सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ तकरीर इंपॉर्टेंट है या फिर उसके साथ वो आपका किरदार भी होना चाहिए। लेकिन मैं फवाद चौधरी साहब को पहले वेलकम कर लूँ, वो हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, आप तो हमेशा ही शक की निगाह से देखते रहे हैं बीमारी को नवाज शरीफ साहब की, आज आपको लगा कि वो बीमार हैं, कोई कमज़ोरी नज़र आई हो या कुछ? आपके तो मेरा ख्याल है बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिल गई आज जिस तरह से उन्होंने खिताब किया। नहीं, मेरा ख्याल आज तो जिनको लगता था वो भी कह रहे हैं, वो भी अपनी ओपिनियन जो है उनकी मुख्तलिफ हो गई होगी। और जाहिर है नवाज शरीफ साहब देखिए बीमार नहीं थे और ना ही है, और अल्लाह उनको सेहत दे। ये तो वाहिद ही मेरा ख्याल है फैमिली होगी कि लोग कहते हैं कि नहीं वो ठीक ठाक है, वो पूरा खानदान जो है वो उसके खिलाफ हो जाता है कि ये क्यों कह रहे हैं कि ठीक ठाक है। ये हालांकि नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है, और आज भी आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने जिस तरीके से तकरीर की उसमें वो बिल्कुल बीमार वगैरह नहीं है, और हमेशा की तरह जिस तरह पहले वो डील करके गए हैं अभी इस बार भी डील करके गए हैं। और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो अभी बात की और कहा कि 93 में उन्होंने चैलेंज कर दिया तो इसलिए वो बदल गए, वो बिल्कुल नहीं बदले, वो वहीं पे खड़े हैं। और अभी भी उनका जो टोटल बयानिया है वो ये है कि आखिर अवाम और इमरान खान जब उन्हें निकाल रहे थे तो फौज और जुडिशरी ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। उनका ये झगड़ा बिल्कुल नहीं है को फौज से या जुडिशरी से कि वो इन प्रोसेस में दखल अंदाजी क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि जब ये हो रहा था तो आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए। और इसीलिए जब उन्होंने ये अभी तो 4 महीने नहीं हुए इनको वोट दिए हुए, जब ये बिल आया था एक्सटेंशन का, अगर इतने बदल गए होते और जिस तरह
न्याजी साहब का जो ख्याल है कि इतना कोई उनमें इनकलाब आ गया है कि वो बड़े कुछ जमहूरियत पसंद हो गए हैं, तो ये 4 महीने पहले फिर उन्होंने क्या वोट किया। उसके बाद जो अभी तक जो PMLN का नैरेटिव रहा है, हर जगह के ऊपर जहां उन्हें डील ऑफर की गई है उन्होंने डील ली है। एक दिन तो वो जो है वो जेल में रह नहीं सके। सो पहली बात तो यह है कि न्याजी साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जहाँ 93 से पहले खड़े थे अब भी वहीं पे खड़े हैं, और टोटल झगड़ा उनका यही है कि आखिर मुझे जो है वो क्यों निकाला और मुझे आपने साथ क्यों नहीं दिया जब मुझे जो है वो निकाल रहे थे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो APC है इसका कोई वो नहीं है। देखें इस वक्त तो बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये तो मेरा ख्याल है इस वक्त मैरिज हॉल में भी जलसा नहीं कर सकते। अच्छा। और इस वक्त जो है वो लाहौर रावलपिंडी सिर्फ, और जो अपने हमारे फजलुर रहमान साहब हैं उनके पास लड़के हैं मदरसों के, वो बच्चों को ले लेके घूम रहे हैं कि कोई इनसे खिताब कर ले, वो ये APC है। और ये आए लेकिन फवाद चौधरी साहब अपनी गुफ्तगू में आप ये मान गए कि जब भी उन्हें डील ऑफर की जाती है, यानी आप लोग डील्स उन्हें ऑफर कर रहे हैं मुसलसल, ये आपने भी एतराफ़ कर लिया है। वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन इसका मतलब है कहीं पीछे पीछे चल रहे हैं मामला, तो ना बार बार डील्स वील्स हो रही हैं। ये जरा बारीक नुक्ता था, ये न्याजी साहब के लिए, भट्टी साहब के लिए था, वो और इस पे कर लेंगे इमरान के लिए। कि डील में कौन कौन शामिल है? इसका मतलब है डील आपकी बाला बाला हो रही है। जी 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 फवाद भाई आमिर लियाकत हैं साथ। जी आमिर लियाकत। फवाद भाई मैं ये पूछ रहा था, माशाल्लाह बड़ा बारीक अंदाज में कह गया कि मैरिज हॉल में जलसा नहीं कर सकते या मैरिज ही नहीं कर सकते। अच्छा फवाद चौधरी साहब कुछ कमेंट करेंगे इस पे? लेकिन बहरहाल चौधरी साहब आपको ये लगता है कि कोई टेंशन नहीं है ये APC की, लेकिन एक बात सब सराह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ है कि आप लोगों ने कम से कम आने दिया है, उनकी खिताब को लाइव दिखा दिया है। वापस भी ले आएंगे या फिर उधर ही उन्हें सियासत करने देंगे? क्या प्लान है आगे? लेकिन ये मैं तो उस वक्त आपको पता है मैंने तो शुरू से कहा था कि इनको इस तरह से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। और क्योंकि देखिए ना, हमारा कोई जाती झगड़ा तो नहीं है नवाज शरीफ साहब से, हमारा तो झगड़ा सिर्फ ये है। और ये भी बिल्कुल ही मतलब तो आदमी वैसे ही कहना शुरू कर दे कि उनके खिलाफ केसेस झूठे हैं तो वह गलत बात है। अदरवाइज हर एक को पता है कि उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं जरदारी साहब के ऊपर हो गए, नवाज शरीफ साहब के हो गए, एक एक लफ्ज उनका सही है। और जितने पैसे वो दे के बाहर चले गए हैं उनमें कोई झूठ है ही नहीं। हमारा फ्रैंकली मैंने तो PM साहब से पहले दिन से मेरी रिक्वेस्ट तो ये थी कि जेलों में रखने को गोली मारे, हमारे पैसे लोगों के वापस लें और उसके बाद ये जहाँ जाते हैं जाने दें। अब भी मैं तो ये कहता हूँ अगर वो वापस नहीं आना चाहते तो प्लीज बार्गेन करें और पैसे वापस करें लोगों के, जहाँ मर्जी जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो बाहर चले गए हैं, उससे पाकिस्तान के जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का एक स्लोगन था उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा। और अब हर बंदा ये कह रहा है कि इस तरह से उनको नहीं भेजना चाहिए था। तो मेरी नजर में तो उनको फौरी तौर के ऊपर वापस लाने के तो शुरू से ही इस बात के खिलाफ थे कि उन्हें भेजा जाए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, और हमारे साथ मौजूद रहे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने शेयर किया। अभी हमारी ये डिस्कशन जारी है और इस पे मजीद भी हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे सवाल हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने उठाए हैं, उनके भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे और इस बात का भी इंतजार है कि APC से आखिर क्या ऐलान किया जाता है, इस पर सबकी नजरें, तो उस पर भी गुफ्तगू होगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।